ये 2020 के दंगे हुए नहीं थे बल्कि कराए गए थे। निर्दोष नौजवानों को जो सीएए में आगे थे, सीएए में भाषण दे रहे थे या लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे थे, ऐसे लोगों को चुन कर, और जिनमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, उनको आपने निशाना बनाया। 5 साल में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, 5 साल में अपराध साबित नहीं हुआ है। अदालत का ये उसूल है संविधान का कि जिस पर दोष साबित नहीं होता वो निर्दोष होता है, और आप निर्दोष को कैसे जेल में रख सकते हैं। असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश है ये। असल दंगाई जो हैं इसके पीछे उनको बचाया जा रहा है, उनको शील्ड किया जा रहा है कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं, अदालतें स्वतंत्र नहीं हैं, अदालतें सरकारी दबाव में काम कर रही हैं, ऐसा महसूस होता है। और इस तरह के फैसलों से इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है पंजाब। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल में भी हुआ। लेकिन जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं मदद के लिए, वो हमारे देश की एक पहचान है। और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ आगे आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरु वहाँ आगे आ रहे हैं, मुस्लिम संस्थाएं आगे आकर वहाँ। यहाँ इस देश में एक नफ़रत की राजनीति चल रही है, और नफ़रत की राजनीति के तहत बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है, जहर उगला जाता है ताकि इस देश में धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांटा जा सके। असम में जिस तरह से सरकार एविक्शन कर रही है, लोगों को उजाड़ रही है, सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना। वहाँ ऐसा लगता है कि सरकार उजाड़ने पर तुली हुई है। वहाँ उजाड़ने में भी एक नफ़रत का एजेंडा काम कर रहा है कि एक ख़ास समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, बंगाली बोलने वाले मुस्लिम, उनको कभी बांग्लादेशी बताकर और बाहर का बताकर, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, एनआरसी के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, वोटर कार्ड मौजूद हैं। जो कानून की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए और लोगों के घर डिमोलिश कर दिए, बेघर कर दिया गया, कई बस्तियां उजाड़ दी। ये जिस तरह की नेचुरल मुसीबतें आ रही हैं, और पंजाब में ख़ास तौर से इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है पंजाब। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल में भी हुआ। लेकिन जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं मदद के लिए, वो हमारे देश की एक पहचान है। और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ आगे आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरु वहाँ आगे आ रहे हैं, मुस्लिम संस्थाएं आगे आकर वहाँ मदद कर रही हैं। जबकि पंजाब में 2% मुसलमान हैं। और वैसे पंजाब के बारे में हम कह सकते हैं कि पंजाब में वहाँ जो आपसी सद्भाव और भाईचारे का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा वातावरण है, और इसलिए लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, और मुसलमानों की तो ये ख़ास जिम्मेदारी है, उनके मजहबी जिम्मेदारी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो उनकी मदद की जानी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, कोई भी हो, कहाँ भी हो, जहाँ तक भी आप मदद पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाएं। सर, जिन मदरसों मस्जिदों पे आरोप लगते थे कि ये इसके अड्डे हैं, उसके अड्डे हैं, वही मदरसे सबसे पहले पहुँचे हैं सर, और जो आरोप लगाते हैं वो अभी भी नज़ारत है। देखिए, यहाँ इस देश में एक नफ़रत की राजनीति चल रही है, और नफ़रत की राजनीति के तहत बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है, जहर उगला जाता है ताकि इस देश में धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांटा जा सके। लेकिन अब भारत की जनता ये समझ रही है, और सब जानते हैं कि नफ़रत फैलाने वाले लोग कौन हैं। लेकिन चाहे वो स्कूल हों, मदरसे हों, यहाँ जो तालीम दी जाती है, दीन की तालीम और धर्म की तालीम और मानवता की जो शिक्षाएँ हैं, वहाँ से भी मदद हो रही है, आप देख रहे हैं। तो ये तो खुद सबूत है इस बात का कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से एक नफ़रत पैदा करने के लिए, कभी मदरसों को, कभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है। आसाम में जिस तरह से सैकड़ों लोगों को जब बेघर कर दिया गया, उसको देखिए, आसाम में जिस तरह से सरकार एविक्शन कर रही है, लोगों को उजाड़ रही है, सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना। वहाँ ऐसा लगता है कि सरकार उजाड़ने पर तुली हुई है, और वहाँ भी इस उजाड़ने में भी निष्पक्षता नहीं है। वहाँ उजाड़ने में भी एक नफ़रत का एजेंडा काम कर रहा है कि एक ख़ास समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, बंगाली
बोलने वाले मुस्लिम, उनको कभी बांग्लादेशी बताकर और बाहर का बताकर, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, एनआरसी के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, वोटर कार्ड मौजूद हैं और प्रॉपर्टी के चीज़ें भी मौजूद हैं। इसके बावजूद जो कानून की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए और लोगों के घर डिमोलिश कर दिए, बेघर कर दिया गया, कई कई बस्तियां उजाड़ दी, और वो भी सेलेक्टिव है, यानी एक मुस्लिम समुदाय को ख़ास तौर से वहाँ टारगेट किया गया है। और ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं, संविधान की शपथ लेकर सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है सबको बराबर देखना, लेकिन जिस तरह से उनके जहरीले भाषण आते हैं, बयान आते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को और हमारी अदालतों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह नफरत की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आसाम के मुख्यमंत्री ने जो एक मुस्लिम रहनुमा को जो धमकी दी है उनको गिरफ्तार करने की, बता रहे हैं ना, वो तो एक बात नहीं है, वो तो जो जहर उगल रहे हैं वो उनका नफरत का एजेंडा है। जी सर, बिहार में जो इलेक्शन में जो 35 लाख वोटर्स के जो नाम काट दिए गए, देखिए, बिहार में जो SIR की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, हम खुद बिहार गए थे और वहाँ लोगों से मिले और वहाँ जमात इस्लामी हिंद के लोग भी काम कर रहे हैं। 65 लाख लोगों को पहली बार में जो वोटर लिस्ट से निकाला गया, तो इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो किस आधार पर ये फैसला किसने किया। ये फैसला चुनाव आयोग में ज़िला अधिकारी या ज़िला अधिकारी के तहत काम करने वाला एक अधिकारी ये तय कर रहा है कि ये फ़लाँ नाम जो है ये विदेशी है, ये फ़लाँ आदमी मर गया है, ये फ़लाँ वो है। तो ये बैठकर वहाँ फैसला करके लोगों को निकाल देना, ये कितना बड़ा ये गलत काम है कि आप वोटर्स के राइट को जो है वो आप ख़त्म कर रहे हैं, जबकि आधार कार्ड लोगों के पास है और दूसरे दस्तावेज लोगों के पास हैं। 2003 में जिन लोगों की नाम लिस्ट में थे उनके नाम इस तरह से हटा देना ये बहुत ही गलत है। और दूसरा ये कि चुनाव आयोग को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो ये तय करे कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन विदेशी है। किसी को विदेशी साबित करने के लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही किसी को विदेशी साबित किया जा सकता है। जिसको आप विदेशी साबित नहीं कर सकते वो सारे इस देश के नागरिक हैं और उनको वोट का अधिकार है, चाहे उनका घर हो या न हो, उनकी ज़मीन हो या न हो, उनका कोई एड्रेस हो या न हो, वो फुटपाथ पर रहते हों या वो जंगलों में घूमते हों, उनको तलाश कर के वोटर में लिस्ट में उनका नाम दर्ज करना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग का काम लोगों को शामिल करना, उनको वोट के अधिकार को सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग का काम लोगों को विदेशी डिक्लेयर करके या किसी और बहाने से इस तरह से नाम काट देना, ये मैं समझता हूँ एक राजनीतिक दबाव में किया गया एक काम है। और चुनाव आयोग स्वतंत्र काम करने के बजाय ऐसा लगता है कि राजनीतिक एजेंडा पर काम कर रहा है। हम चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि वो सरकार और राजनीतिक दबाव में काम करने के बजाय कानून के मुताबिक काम करें। सलीम साहब, उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है, 5 साल से बिना ट्रायल को जेल में बंद है। जो कपिल सिब्बल है वरिष्ठ वकील, उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट के जजेज हैं वो डरे हुए हैं। इस पर जमात इस्लामी क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या स्टेप हुआ, क्या प्रोटेस्ट करेंगे या इसके अलावा क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि करेंगे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है देश? देखिए, ये बात साफ है, हम पहले भी कह चुके हैं, किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है। ये 2020 के दंगे हुए नहीं थे बल्कि कराए गए थे और सरकार जानती है, एजेंसियां जानती है कि किसने कराए दंगे और क्यों कराए और उस दंगों में किसको टारगेट करना, किसको नुकसान पहुंचाना उनके सामने था। लेकिन निर्दोष नौजवानों को जो CAA में आगे थे, CAA में भाषण दे रहे थे या लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे थे, ऐसे लोगों को चुन कर और जिनमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, उनको आपने निशाना बनाया। और अब आप 5 साल में कोई सबूत भी ला नहीं पा रहे हैं, 5 साल में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, 5 साल में अपराध साबित नहीं हुआ है।
अदालत का ये उसूल है संविधान का कि जिस पर दोष साबित नहीं होता वो निर्दोष होता है, और आप निर्दोष को कैसे जेल में रख सकते हैं? या तो आप दोष साबित करके उसको सज़ा दीजिए। 5 साल तक आप दोष भी साबित नहीं कर रहे हैं, ट्रायल भी शुरू नहीं कर रहे हैं और बेल भी नहीं दे रहे हैं। और अदालत का उसूल है कि जो आदमी जो बेल है वो इस हक है और नॉर्मल है, रूल है बेल। और जेल में रखना वो एक्सेप्शन है। किसी को जेल में तभी रखा जा सकता है जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हो। लेकिन सरकार जिस तरह से सेलेक्टिव होकर काम कर रही है, मैं समझता हूं असल जो असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश है। ये असल दंगाई जो हैं इसके पीछे उनको बचाया जा रहा है, उनको शील्ड किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों ये इस फैसले से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं, अदालतें स्वतंत्र नहीं हैं, अदालतें सरकारी दबाव में काम कर रही हैं, ऐसा महसूस होता है। और इस तरह के फैसलों से अदालतों पर, न्यायपालिका पर आम जनता का जो विश्वास है वो घटता जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को सीरियसली लेगा और हाई कोर्ट के इस रवैये से जो नुकसान पहुंचा है हमारी न्यायपालिका की तस्वीर को, उसको बचाने में वो अपना रोल अदा करेगा। और जो नागरिकों के न्याय की रक्षा करना जो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, उसको हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसको निभाएगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं।